Good morning, everyone. Good morning, Surbhi, Lalit, Neelam. And everyone. Good morning, Kajal, Himani, Abhishek. हाँ जी, न्यू चैप्टर इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, और आज ही से खत्म कर लेंगे। छोटा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सब्जेक्टिव के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता था, लेकिन अभी क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाली बात है तो इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्का मिलने ही चाहिए, और अगर फंस गया मामला तो 7-8 भी मिल सकते हैं। तो देखिए, इसमें इंटरपोलेशन का मतलब होता है आपको जैसे कोई डाटा दिया जाए, कोई सेंसस जैसे हम करवाते हैं और वो हर 10 साल पर होता है। सेंसस जनगणना होती है ना, तो हर 10 साल पर होती है। तो उसके हमारे पास डाटा उपलब्ध होते हैं। जैसे मान लीजिए 1891 से लेकर के और 2011 तक के हमारे पास डाटा है, और अभी का सेंसस चल रहा है। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन थर्ड का थर्ड और 7th का 7th, ये अभी लूंगा। पहले मैं ये स्टार्ट कर दूं इस चैप्टर को, उसके बाद ही बात की जा सकती है। तो यहां पर इंटरपोलेशन में अगर मान लीजिए हमारे पास डाटा है कुछ ईयर्स का, तो हम उसके बीच में किसी साल का डाटा भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1891 का, 1901 का, 1911 का, 1921 का, ऐसे करके आपके पास 2011 तक का डाटा है, और हम ये जानना चाहें कि 1975 में पॉपुलेशन कितनी रही होगी, या कोई और हम डाटा वहां पर लेना चाहें, तो वो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन हम ये भी गैस कर सकते हैं कि 2050 में कितनी पॉपुलेशन रहेगी। गैस क्या, मैथमेटिकल प्रोसीजर है वो। और अगर आप ये जानना चाहें कि 1770 में कितनी रही होगी, तो वो भी हम बता सकते हैं। तो जब आप गिवन डाटा के बीच में किसी वैल्यू को निकालते हैं, किसी दिए हुए आर्ग्यूमेंट पर वैल्यू को निकालते हैं, तो वो कहलाता है इंटरपोलेशन। और अगर उस डाटा के बाहर हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1891 से 2011 तक का डाटा हमारे पास है, और हम 2050 की जनगणना करना चाहें, तो ये एक्स्ट्रापोलेशन है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए और पीछे जाना चाहें, 1891 से हम कहें नहीं जी हम तो मुगल काल में जानना चाहते हैं, या और पीछे जाना चाहते हैं कितनी रही होगी, तो वो डेफिनेटली इनएक्यूरेट कैलकुलेशन होंगी, लेकिन मैथमेटिकली वो फॉर्मुलेट की जा सकती हैं, और वो एक्स्ट्रापोलेशन कहलाती है। तो यहां भी कुछ सवालों में ऐसा आएगा जहां पर डाटा से बाहर आपको वैल्यू निकलवाई जाएंगी, लेकिन वो वेरिएशन फिर काफी बढ़ जाता है। एक्चुअल जो वेरिएशन है जो कैलकुलेट करते हैं वो एक्स्ट्रापोलेशन से आता है। इंटरपोलेशन से भी हम वैल्यूज निकालते हैं, लेकिन वो काफी फिर वो अलग हो जाती है, लेकिन पर्पस दिखाने के लिए हम निकाल सकते हैं, वो निकाल के दिखाई गई है। तो इंटरपोलेशन जो है, जब आप इंटरमीडिएट वैल्यूज को वहां पर उससे डाटा की विवेचना करते हैं, डाटा के बारे में कैलकुलेशन करते हैं, वो इंटरपोलेशन कहलाता है। इसमें जो है, अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर हम कर रहे हैं, तो आपको थाइल्स की डेफिनेशन है, इसके बारे में जानना चाहिए। डेफिनेशन बाय थाइल, या थाइले, जो भी आप इसको बुलाना चाहें। डेफिनेशन बाय थाइल, THEILE, द आर्ट ऑफ रीडिंग। इनको बिल्कुल भी पर्पसफुल मान के चलना, ऐसा मत सोचना कि ये बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स ऑफ ए टेबल। और आप लोग कोई भी मॉडल पेपर अगर कर रहे हैं, चित्रा का, अंबिका का, या कोई भी, तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन उनके आंसर्स मिसमैच हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। मिस्टेक जो प्रिंटिंग की वो तो अलग है, बाकी उसमें अपनी गलतियां उनकी हो सकती हैं। तो सॉल्यूशन पर अपना दिमाग लगाना, सॉल्यूशन उनके मत ले जाना। द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन्स ऑफ ए टेबल, इसको हम कहते हैं, टेबल का मतलब जो सारणी होती है हमारी, तो उसकी बात कर रहे हैं ये। और इसके अलावा यह है आपका इंटरपोलेशन का। तो अगर आप बीच में किन्हीं वैल्यूज की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो कहलाता है इंटरपोलेशन। लेकिन अगर हम बाहर चले जाएं, डाटा से बाहर चले जाएं, तो आपका वो कहलाएगा फिर एक्स्ट्रापोलेशन।
एक इसमें कि थोड़ा सा नाम तो हमें जानना ही चाहिए एक्स्ट्रापोलेशन के बारे में। एक्स्ट्रापोलेशन if an estimation is done out of the range of given data, the procedure is called extrapolation. Interpolation, ये हमारे सिलेबस में नहीं है एक्स्ट्रापोलेशन। If an estimation is done within the range of given data, the procedure is called interpolation. और इसकी शुरुआत इंग्लैंड में आज से करीब 400 साढ़े 400 साल पहले न्यूटन ने कर दी थी इसकी पूरी शुरुआत। और जिस फॉर्मेट में उन्होंने डाला उसी फॉर्मेट में हम आज पढ़ते हैं, बहुत छोटे छोटे सुधारों के बाद। अब देखिए इसमें जो एजम्पशंस हैं इस टेक्निक में, एजम्पशंस ऑफ इंटरपोलेशन, इसमें एजम्पशन, ये पहला एजम्पशन भी कह सकते हैं और इसकी कुछ ये लिमिटेशन भी कह सकते हैं कि आपका जो डाटा है उसमें कोई सडन जंप नहीं आने चाहिए। जंप का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपका डाटा आपने जनगणना का लिया और जैसे 1923 के आसपास एक बहुत बड़ा फेमाइन आया था, तो वहां पर क्या था, पॉपुलेशन घटी थी। आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है बराबर, 1891 से लेकर अब तक बराबर पॉपुलेशन बढ़ी रही है, लेकिन एक साल बीच में ऐसा आया था, शायद वो 1913 था या 1923 था, उस समय पॉपुलेशन घटी थी। बंगाल के अंदर लाखों लोग जो है मारे गए थे, तो उस वजह से पॉपुलेशन डाउन हुई थी। तो उस तरह के जो फर्क हैं वो हम यहां पर नहीं जानना चाहते, क्योंकि उससे डाटा एकदम बिगड़ जाता है, जो आपकी इवैल्यूएशंस होती हैं वो खराब हो जाती हैं। तो एजम्पशन ऑफ इंटरपोलेशन में सबसे पहली चीज, सडन जंप या सडन फॉल नहीं होना चाहिए वैल्यूज में। देयर मस्ट नॉट बी सडन जंप or fall in values. Number 2, अगर मान लीजिए आप इसके डाटा को ग्राफ पर लेते हैं तो वो एक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है। ये हम पीछे भी देख चुके हैं कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस में। द टेबुलेटेड डाटा when plotted on XY plane, X आपका आर्गुमेंट हो जाएगा, Y उसकी वैल्यू हो जाएगी, on XY plane, then it represents a polynomial curve of certain degree। वो देखना पड़ेगा डिग्री कितनी आती है, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में। तो पॉलिनोमियल जो कर्व्स होते हैं वो एक स्मूथ हैंड से बनाए जाते हैं। ये पॉलिनोमियल इस तरह के रहते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल आप बनाएंगे तो वो एक स्मूथ हैंड से बनाया जाता है, उसमें कहीं कट्स नहीं होते, कहीं कर्व में जो है कॉर्नर्स नहीं होते हैं। सडन जंप, सडन फॉल वो अलाउड नहीं है। जैसे ये सडन जंप
ये सडन फॉल है, इस तरह चीजें अलाउड नहीं होंगी। जैसे आपका ग्राफ है तो ऐसे बढ़ता हुआ होना चाहिए, या ऐसे घटता हुआ होना चाहिए। तो इस तरह के जो मानदंड हैं उन पर ही ये हमारा इंटरपोलेशन काम करता है। पॉलिनॉमियल कर्व्स होने चाहिए सर्टेन डिग्री के, 3 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, उस पर काम करता है। अब इसमें आप ये समझ लीजिए, हमने पहले भी करा था कि अगर आपको n वैल्यूज दे रखी हैं तो n-1 डिग्री का ही पॉलिनॉमियल आप वहां पर निकाल सकते हैं। तो यहां पर एक बात नोट कर लें, 1 and only 1 polynomial of degree less than or equal to n passes through n plus 1 distinct points. अगर बस 2 ही पॉइंट हो तो लीनियर इक्वेशन आएगी, ध्यान देना। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट मिलाने वाली सीधी लाइन, लीनियर इक्वेशन। अगर 3 पॉइंट है तो आप कितना भी हल्का बनाओगे उन्हें तो आपको एक कर्व देना पड़ेगा जिसमें के सेकंड डिग्री का पॉलिनॉमियल आएगा। अगर 4 पॉइंट्स है, थर्ड डिग्री का पॉलिनॉमियल आएगा, एंड सो ऑन। तो जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतनी ही बड़े डिग्री का पॉलिनॉमियल आता है, एक कम कर लेते हैं। तो अगर n+1 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं आपके पास तो nth डिग्री का पॉलिनॉमियल आ सकता है, और उससे कम का भी हो सकता है। ये नहीं है कि उतने का आएगा, अभी हम सवाल करेंगे, दिखाई देगा हमें कि उससे कम डिग्री के पॉलिनॉमियल भी वहां पर आते हैं। एक्चुअली डिपेंड करता है कि वो डिफरेंस ऑपरेटर आपका कितनी जल्दी कांस्टेंट हो रहा है। अगर वो जितनी जल्दी कांस्टेंट हो जाएगा उसके बाद हम मालूम है डिफरेंस ऑपरेटर्स जो है 0 वैल्यू दे देते हैं कांस्टेंट होने के बाद, तो हमारे फॉर्मूले सारे डिफरेंस ऑपरेटर पर ही बेस्ड होंगे। तो डिफरेंस ऑपरेटर जहां कांस्टेंट हो गया उसके बाद में सारे डिफरेंस ऑपरेटर 0 हो जाते हैं, पॉलिनॉमियल की डिग्री वहीं पर ही रुक जाती है। तो अगर n+1 का है तो n डिग्री से ज्यादा का पॉलिनॉमियल आपका नहीं आ सकता। अब देखते हैं भाई, जैसे आपने 10 वैल्यू ले रखी हैं तो आप 2-2 का डिफरेंस लेते हो तो पेयरिंग तो 9 की होगी ना। अगर आपके 10 वैल्यूज हैं, पेयरिंग 9 की होगी, तो ऐसे में 9 से ज्यादा का डिग्री का कर्व जो नहीं आ सकता। तो ये है हमारे पास। तो समझ में आ रहा हो यहां तक? तो ओके करेंगे प्लीज। इसके बाद में देखिए मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन। मतलब रीडिंग बिटवीन द लाइंस कैसे पढ़ते हैं। एक तो है इसमें ग्राफिकल मेथड, दूसरा है मेथड ऑफ कर्व फिटिंग, केवल इनके नाम जानने हैं आपको, इसके बारे में कुछ नहीं करना। और तीसरा यूजिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स। ये दोनों हमारे लिए नो है, ए और बी। हमें केवल सी पर काम करना है, और जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। यहां पर हमारे 3 मेथड हैं जिनसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें से 3 मेथड निकलते हैं। तो इसको मैं लिखता हूं, टेक्निक्स of using forward and backward difference operators. टेक्निक्स ऑफ यूजिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स। ये इसके लिए इसमें 3 है, और 3 हमारे ये 3 चैप्टर हैं एक्चुअली।
ये है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, जिसको आप अब इस समय पढ़ रहे हैं। इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, ये तो इसी चैप्टर का नाम है। नंबर 2, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। एंड नंबर 3, इंटरपोलेशन with central differences। इनमें सबसे इफेक्टिव होता है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, अनइक्वल इंटरवल्स। इक्वल इंटरवल शुरुआत है इसकी, अनइक्वल इंटरवल मतलब एक एडवांस कैटेगरी है, और सेंट्रल डिफरेंसेस भी एडवांस कैटेगरी है, लेकिन ये केवल काम करता है तब अच्छा जब बीच की किसी वैल्यू के लिए हमें निकालना हो। अगर आपको टेबल की शुरुआत में ऊपर की तरफ किसी वैल्यू के लिए निकालना है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको 1891 से 2011 तक का डाटा है और आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज करना चाह रहे हैं, तो आपको टेबल की शुरुआत में वैल्यूज को एडजस्ट करने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए आपको 1900 का डाटा चाहिए, या 1907 का चाहिए, या 1913 का चाहिए, वो डाटा वहां से इजीली और एक्यूरेटली हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, ये जो कि हमारा चैप्टर है। ये तीनों चैप्टर मेरी कोशिश होगी एक दिन में खत्म हो जाएंगे। इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। तो इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स में सबसे पहला जो काम हुआ है वो न्यूटन के द्वारा हुआ है, और इसमें जो फॉर्मूला आता है उस पर भी न्यूटन का ही नाम है, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, इसी नाम से इसे जाना जाता है। ग्रेगरी एक अलग मैथमेटिशियन है, आप जानते हैं, न्यूटन से पहले हुए हैं। न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन या फॉरवर्ड डिफरेंसेस एक्चुअली। इंटरपोलेशन वर्ड यहां आना चाहिए। न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड डिफरेंसेस। थोड़ा बुक में मुझे लगता है गलत लिखा हुआ है ये इंटरपोलेशन, यहां पर मैं हर बार सुधार करवाता हूं इसमें। न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड डिफरेंसेस। तो अब ये से मान लीजिए हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है, तो हम इन वैल्यूज को फ्रेम करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास डाटा है, कुछ एंट्रीज है हमारे पास, ए प्लस एच, ए प्लस 2h एंड सो ऑन, ए प्लस एन एच, आर एन प्लस 1, देखो एन यहां तक हो गई, एक ए है, आर एन प्लस 1 इक्विडिस्टेंट वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एक्स, ये ध्यान देना एक्स कहां पर है, एक्स, सो दैट द फंक्शन y is equal to fx assumes या takes the values fa, f of a plus h and so on, f of a plus nh, then जो फॉर्मूला है हमारा ये चलेगा fx इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू एच, ध्यान देना यू इंट्रोड्यूस करा रहे हैं यहां पर, एफ ऑफ ए प्लस यू एच, तो इसकी वैल्यू होगी एफ ए प्लस यू टू द पावर फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और आपका डेल्टा ऑफ एफ ए प्लस यू टू द पावर फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2,
डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू टू द पावर फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एफ ए। तो ऐसे चलता रहेगा जब तक कि आपका डेल्टा एन एफ ए ना आ जाए, क्योंकि एन प्लस वन एंट्रीज हैं तो एन डेल्टा तक ये जा सकती हैं। यू टू द पावर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन डेल्टा एन एफ ए। तो ये इस तरह से आप सारी वैल्यूज को, इसको फॉर्मूले को रटना है, आपको याद करना है। ये यू को क्यों इंट्रोड्यूस कराया? एक्चुअली यू को इंट्रोड्यूस कराने के पीछे कारण यहां है। ये फॉर्मूला काफी अब ये आसान हो गया है। अभी मैं इसको और आसान कर सकता हूं, जैसा बुक में दिया है उससे भी अभी आप आसान देखिए। बुक में नहीं लिखा है इस तरह से। इस फॉर्मूले को आप याद करने के लिए ये ऐसे लिखो, इसे एफ ए। ये आपका एफ ऑफ ए प्लस यू एच है। एफ ए यूसी 1 डेल्टा एफ ए, यूसी 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए, यूसी 3 डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस एंड सो ऑन यू सी एन और आपका डेल्टा एन एफ ए। एक्चुअली आप देखो यूसी 2, एक तो पहले यू की बात कर लेते हैं। यहां पर जो हमने एक्स लिया हुआ है वो ए प्लस यू एच है, और ए तो पहली एंट्री है, ठीक है। एच इंटरवल डिफरेंसिंग है जो इक्वल है। तो यहां से अगर आप यू की वैल्यू लेना चाहो तो वो एक्चुअली एक्स माइनस ए अपॉन एच आती है, और हमें यू की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम सवाल करेंगे तो एक्स हमें मालूम होगा, ए हमें मालूम होगा, एच हमें मालूम होगा। एक्स वो वैल्यू है जिसको कि पूछा जाएगा कि जैसे 1975 में बताइए पॉपुलेशन कितनी थी, तो हमें जैसे 1891 में पता है और 10-10-10-10 इंटरवल डिफरेंसिंग है, तो 1975 में से मैं 1891 माइनस कर दूंगा, एच को मैं यहां पर यूज करूंगा, 10 आ रहा है, और ये यू की वैल्यू मेरी निकल आएगी। तो आप देख सकते हैं जितना ज्यादा ये दूर होगा एक्स ए से, उतना ही वेरिएशन बढ़ जाता है, उतना ही अप्रोक्सीमेशन बढ़ जाता है। एक्स माइनस ए की वैल्यू छोटी होनी जरूरी है, जितनी छोटी होगी उतना वैल्यू जो है हमारी एक्यूरेसी के नजदीक रहेगी। तो एक्स इक्वल टू ए प्लस यू एच, तो यहां पर यू की वैल्यू एक्स माइनस ए अपॉन एच लेते हैं। दूसरी बात, यहां यूसी 2 जैसे बता रहा हूं, यूसी 2 अगर आप यहां से निकालोगे तो ये u इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, सभी लोग जानते होंगे। यूसी 3 निकालते हैं तो ये यू माइनस वन यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 बनेगा। और जरा ये देखना, u टू द पावर फैक्टोरियल 2, यू टू फैक्टोरियल 2 बनेगा आपका u इंटू यू माइनस वन, यही तो पढ़ा था हमने फैक्टोरियल के बारे में। और u टू द पावर फैक्टोरियल 3 यू माइनस वन यू माइनस 2। तो आप समझ सकते हैं ये फैक्टोरियल नोटेशन जो है इन्हीं का ही एक फॉर्म है। तो यहां पर फैक्टोरियल 2 नीचे आ गया, फैक्टोरियल 3 नीचे आ गया, नीचे लगाओगे तो यही बन गया सारा, ठीक है ना। तो यहां पर जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं एग्जैक्टली ये फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं। अच्छा, कोई चाहे नहीं जी हम तो एक्स में ही काम करना चाहते हैं, एक्स लिया तो एक्स ही ले लो, तो ये यू जो आ रहा है इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो जहां जहां यू आ रहा है वहां एक्स माइनस अपॉन एच कर देंगे। किसी के सवाल में पॉलिनोमियल पूछा जाता है, पॉलिनोमियल का बताइए कैसा पॉलिनोमियल है, किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, तो उस समय पहले हम यू में सारी कैलकुलेशन करके फिर यू का मान एक्स माइनस अपॉन एच रख देते हैं। तो ये हमारा न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है, और ये बेटर काम करेगा जब आप टेबल के शुरुआत में किसी वैल्यू को इंटरपोलेट करना चाहते हैं। तो यहां पर आप लिख लें, इट इज मोर यूजफुल, द अबव फॉर्मूला is more useful if we interpolate values nearer to the top of the table। टॉप यानी ऊपर की तरफ, जो टेबल बनाते हैं इसकी, टू द टॉप ऑफ द टेबल। मैं बता रहा हूं आपको, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। आप इन चीजों को बिल्कुल ऐसा मत कर देना कि काम के नहीं है नोट्स, थ्योरी है, ये बहुत काम के हैं, इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला जो है आपका शुरुआत में, टेबल की जो शुरुआत है वहां पर काम करेगा। अब एक फॉर्मूला और है जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स के लिए काम करता है, उस पर काम बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एक आध सवाल जब आएगा तो वो हम कर पाए उससे। तो सेकंड फॉर्मूला है हमारा न्यूटन ग्रेगरी
न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। बैकवर्ड डिफरेंसेस, बैकवर्ड डिफरेंसेस, बैकवर्ड डिफरेंसेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है और इसमें भी देखिए एंट्रीज वही हैं जैसे पहले थी। तो इफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h एंड सो ऑन ए प्लस एन एच, ए प्लस एन एच आर n plus 1 equidistant values, equidistant values of the argument या variable of the argument x। और बिल्कुल अब fx की बात करेंगे। so that the function y is equal to fx takes values fa, f of a plus h, f of a plus 2h and so on f of a plus nh। ये वैल्यूज हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, देखिए एफ एक्स तो हम लेके चलेंगे और एफ एक्स के साथ यहां पर बनेगा, अब ये ए प्लस एन एच नहीं चलेगा, आपके पास चलेगा ए प्लस एन एच प्लस यू एच। ये एक्स की वैल्यू ये लेके चलना है। एक्चुअली है क्या, ये नीचे से टेबल चलती है, नीचे वाली वैल्यूज को हम तवज्जो देते हैं, नीचे वाली वैल्यूज के ही जो डिफरेंस ऑपरेटर्स हैं वो हमारे काम में आएंगे। फॉर्मूला देखिए, ये है आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ए प्लस एन एच समझ रहे हैं, लास्ट वैल्यू है तो नीचे चल रही है वैल्यूज। और फिर आएगा यू, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ ए प्लस एन एच, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आया। और फिर इसके बाद में दूसरा यहां पर मिलेगा u इंटू यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच। अब ये तीसरी वाली कॉलम में आ गए। फिर प्लस यू प्लस 1 यू प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच। तो ऐसे चलते चलते आप आएंगे nth डिफरेंस तक, यू प्लस 1 एंड सो ऑन यू प्लस n माइनस 1 तक अपॉन फैक्टोरियल n और इनटू में डेल्टा n एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ये हमारा फॉर्मूला काम कर जाएगा एफ एक्स का। तो ये फॉर्मूले में आपके पास जो u आ रहा है, x आ रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। यहां पर जो x है आपका a प्लस एन एच प्लस यू एच है और u की वैल्यू जो आप लिखेंगे तो x माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच। ध्यान ये देना है लास्ट वैल्यू है, जो लास्ट उसमें नीचे वैल्यू आती है टेबल के, ये वो वैल्यू वहां दे रखी होती है। तो ये बस काम करना है इसमें, समझ में आ गया हो तो ओके करिए इसे। और अब आप आ सकते हैं बिल्कुल एक्सरसाइज पर। शुरुआत करनी जरूरी होती है पूरी गहराई के साथ, सवाल चाहे आप कितना भी तेज कर लो, आपको फॉर्मेट पूरा समझ में आना जरूरी है। अच्छा, ये प्रिंटिंग अभी जल्दबाजी में ही की गई है तो कहीं ऐसा ना हो कोई एरर हो, तो इस पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई वैल्यूज में मिसप्रिंट ना हो गई हो। ठीक है, थोड़ा आप भी किताब खोल के रखेंगे और एक दो लोग तो जरूर ध्यान रखते चलिए।
ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर M70 N72। क्या कह रहे हैं? What do you mean by interpolation? वो बता दिया मैंने आपको. What are the underlying assumptions for the validity of various methods used for interpolation? Derive an interpolation formula for equal intervals. derive करना आपके सिलेबस में नहीं है, आप केवल याद रखिए फॉर्मूला इक्वल इंटरवल्स के लिए. और अच्छा, जब भी कहे इंटरपोलेशन फॉर्मूला तो फॉरवर्ड फॉर्मूला ही मानना, बैकवर्ड की बात नहीं है. सारा काम फॉरवर्ड वाले पे होता है, तो बैकवर्ड वाले के लिए तो नाम ही लिया जाता है, बाकी सारा काम आपको फॉरवर्ड पे करना है. तो अगर केवल बात करें इंटरपोलेशन फॉर्मूले की तो फिर आपको फॉरवर्ड वाला ही ध्यान देना है. हाँ, अगर बिल्कुल ही नीचे की तरफ वैल्यूज कोई आ गई हैं तब हम बैकवर्ड का फॉर्मूला भी यूज करते हैं. कह रहे बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डिफरेंस टेबल फाइंड द 7th टर्म एज वेल एज द जनरल टर्म फॉर द सीक्वेंस 0 0 2 6 12 20. वैल्यू चेक कर लीजिए, 0 0 2 6 12 20 सही है वैल्यू. और अब हम इस पर बेस करके हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं, और इसके लिए आप जो है आप भी साथ साथ बनाते चलोगे तो काम जरा बढ़िया रहेगा. अच्छा, जैसे मैंने आपको कल बताया था कैलकुलेटर जरूरी है इन सवालों के लिए, तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर कैलकुलेटर आपको जरूरत पड़ने वाली है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. तो यहां पर देखो, ये तो एक्स की वैल्यूज हो गई, आपको यहां पर एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, आपको 7th टर्म निकालनी है. 7th टर्म देखो से बाहर जा रही है, 3 3 6 7वीं टर्म पूछ रहे हैं ये, तो फिर भी हम इसमें यूज फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का ही करेंगे. तो यहां पर जो टेबल बनाएंगे उसके लिए एक तो चाहिए आपको एक्स, तो एक्स की वैल्यूज हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से. ये 0 0 एक्स नहीं है, ये एफ एक्स है, क्योंकि यहां पर जो वैल्यूज है ना, वैल्यू आ रखी है आपके पास. तो यहां पर एक्स तो बनेगा 1 2 3 4 5 और 6. आपको 7th वैल्यू इंटरपोलेट करनी है. तो यहां पर 1 2 5 6, और यहां पर आप लेंगे एफ एक्स, वाई है, एफ एक्स है, जो भी आप ले रहे हैं. ये वैल्यूज ये हैं 0 0 2 6 12 और 20. और अब हम यहां पर निकालेंगे फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर, डेल्टा ऑफ एफ एक्स. डेल्टा ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो आपको इसमें से माइनस करते चलना है, केवल इसमें से माइनस करो. 0 - 0 0. फॉरवर्ड डिफरेंस ऐसे निकालते हैं, हमने कैलकुलस और फाइनाइट डिफरेंसेस में पूरा सब काम कर रखा है. ये 2 - 0 is 2, 6 - 2 is 4, 12 - 6 is 6, 20 - 12 is 8. अब लीजिए डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स. 2 - 0 is 2. अच्छा, ध्यान दें, ये f0 है, ये डेल्टा f0 है, ये डेल्टा स्क्वायर f0 है. 4 - 2 is 2, 6 - 4 is 2, and 8 - 6 is also 2. अब ये कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं. डेल्टा क्यूब ऑफ एफ एक्स 0 0 0. अब तो सारे जीरो ही होने हैं, कोई बात ही नहीं है. यहां तक भी समझ में आ रहा है, अगला जीरो हो जाने वाला है. तो ये हमारे पास आ गई टेबल, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो दिखा दो, वो भी जीरो आ रहे हैं. हमसे कहा गया है 7th टर्म निकालने के लिए. इसको मैं हटा देता हूं. टू फाइंड द 7th टर्म. कुछ और भी कहा इन्होंने, जनरल टर्म भी बतानी है. टू फाइंड द 7th टर्म. अब देखो निकालनी कैसे कैसे हम इस डाटा का यूज कर रहे हैं. कई तरीके करने के, आप इसमें अपनी टेबल भी चला सकते हैं, लेकिन अगर टेबल चलाएंगे तो उसमें आपको फॉरवर्ड डिफरेंस का और उसका ध्यान रखना पड़ता है. तो यहां पर आपको देखो निकालना है F7. F7 को आप लिखो e⁻6 F1. ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे लिख पा रहा हूं, h की वैल्यू 1 है, क्योंकि h तो इसमें आएगा नहीं. अब आप क्या करोगे भाई, जैसे आपने e ऑफ F1 करा तो F2 हो गया, e ऑफ F3 करा तो F3 F4 हो जाएगा, एंड सो ऑन. तो यहां पर h को आप देख पा रहे हैं 1 के बराबर है. इंटरवल डिफरेंसिंग इस समय 1 चल रहा है, और e होता है हमारा 1 प्लस डेल्टा.
तो 1 प्लस डेल्टा की पावर 6 और F1। अब 1 प्लस डेल्टा 6 लेने का फायदा क्या है, हमें केवल डेल्टा स्क्वायर तक की वैल्यू चाहिए, डेल्टा क्यूब की चाहिए ही नहीं। तो यहां पर जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका आप बार्नवेल थ्योरम से खोल दो, ये आएगा आपके पास 1 प्लस आपके पास आएगा 6C1 और डेल्टा प्लस 6C2 और डेल्टा स्क्वायर, और बाकी सब खत्म, आगे खोलनी नहीं है टर्म्स, क्योंकि डेल्टा क्यूब वाले टर्म्स ही नहीं है इसके अंदर। तो अब ये 6C1 हो गया आपका, 1 को मल्टीप्लाई भी करते चलते हैं, ये आ गया F1। 6C1 6 होता है और डेल्टा ऑफ F1 6C2 6 इंटू 5 30, 30 अपॉन 2 15, 15 डेल्टा स्क्वायर ऑफ F1। बताओ जी, यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही तो ओके कर देंगे। F1 0, ठीक है, डेल्टा F1 0, ये F1 है, ये डेल्टा F1 है, ये डेल्टा स्क्वायर F1 है, डेल्टा क्यूब F1। तो यहां पर ये 0 और 15 इंटू डेल्टा स्क्वायर F1 इज 2, डेल्टा स्क्वायर F1 2, तो यहां पर केवल 30 आ जाता है इसका मान। तो F7 यानी इसके बाद में जो वैल्यू आ रही है वो आनी चाहिए 30। और बिल्कुल स्ट्रांगली ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा, इसमें आपसे पूछा गया है जनरल टर्म भी। जनरल टर्म ये आपके हाथ में है कि आप इसे n+1 टर्म कहते हो या फिर आप इसे n टर्म कहते हो। तो मैं इसको n+1 टर्म कह रहा हूं, n+1 टर्म। n+1 टर्म, इसको निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा f ऑफ n+1। जो आपके पास डाटा है उसमें तो भाई 1 2 3 4 5 6 लेके चल रहे हैं, तो छठी टर्म में तो f6 लिखेंगे। ये डाटा आपको देखिए, छठी टर्म में तो f6 निकालोगे, साथ में तो f7 निकालोगे। अब आपकी जनरल टर्म है n+1, तो आप f ऑफ n+1 कैलकुलेट करेंगे। तो f ऑफ n+1 ये बनेगा e की पावर n, बिल्कुल वही फॉर्मूला ले रहा हूं जो भी लिया था मैंने, f1 यानी 1 प्लस डेल्टा की पावर n, और f1 हम देख चुके हैं डेल्टा स्क्वायर तक की टर्म्स आ रही हैं केवल। तो ये आएगा 1 प्लस nc1 डेल्टा प्लस nc2 डेल्टा स्क्वायर एंड स्टॉप, ये आपका f1। और अब 1 प्लस nc1 यानी कि n और f1, चलो नेक्स्ट स्टेप पे ले लेते हैं, n इन डेल्टा प्लस nc2, तो n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 या 2 डेल्टा स्क्वायर और f1। तो यहां पर ये आपके पास f1 प्लस n डेल्टा f1 प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 डेल्टा स्क्वायर f1। ये 0 था, ये 0 था, और ये शायद आपका 2 था, f1 डेल्टा f1 और ये 2। तो ये आपका आ जाएगा n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू 15। बताइए, समझ में आ रहा तो ओके कर देंगे इसको। फिफ्टीन था, अरे सॉरी मैंने 15 क्यों लिख दिया, 15 तो 62 था, ये है आपका 2, तो ये 2 कट जाएगा, n इंटू n-1। जनरल टर्म रिपीट, जनरल टर्म देखिए मैं बात कर रहा था, n+1 टर्म भी निकाल सकते हैं आप, n टर्म भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर n+1 निकालेंगे तो आपको n यहां लेना पड़ेगा, ये आसान होगा। भाई जनरल टर्म में आपसे कहा जाएगा कि n+1 टर्म है या n टर्म है, तो आप उसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। बस में कंफ्यूज ये मत होना कि भाई वहां पर मान लो आपको n+1 इंटू n दे रखा है या n-1 इंटू n-2 दे रखा है, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। वैसे बुक में सब इस तरह से दी हुई सब चीजें, एग्जाम्पल से आप देखेंगे, एग्जाम्पल में सॉल्व किया हुआ है, n+1 टर्म ही लेते हैं। जनरल टर्म इन्होंने कहा नहीं है n+1 टर्म, आप n+1 टर्म निकालिए।
तो एफ ऑफ एन प्लस वन ई टू द पावर एन एफ वन, ई की वैल्यू होती है वन प्लस डेल्टा की पावर एन है, लेकिन हमारे जो डिफरेंस ऑपरेटर है केवल 2 तक गए हैं, थर्ड डिफरेंस 0 हो गए हैं, तो हमने 2 तक ही लिखे केवल, और इसको F1 को ऑपरेट कर दिया। F1 डेल्टा F1 हमारे दोनों 0 हैं, डेल्टा स्क्वायर F1 2 है, तो यही आ गया बस। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद में लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड मार्क्स बिटवीन सर्टेन लिमिट्स वर एज फॉलोज। एक एग्जाम हुआ जिसमें मार्क्स जो स्टूडेंट्स को दिए गए वो ये हैं, 0 से 19 41 स्टूडेंट को मिले हैं, 20 से 39 62 स्टूडेंट को मिले हैं, एंड सो ऑन। तो ये 99 तक का कवरेज दिया है इन्होंने, 100 मार्क्स किसी को नहीं मिले। कह रहे हैं एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 70। तो जिस ऑर्डर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी ऑर्डर में आपका डाटा होना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा है कि आपको चाहिए मार्क्स लेस देन 70, तो आपको यह पता होना चाहिए कि मार्क्स लेस देन 70 के लिए हम लेस देन का स्ट्रक्चर लेकर के आएंगे। मैं दिखाता हूं आपको इसका क्या मतलब है। जैसे चलिए ओरली बात कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि 20 नंबर से कम कितने लोगों के हैं, तो आप कहेंगे 41 स्टूडेंट्स के। अगर मैं कहूं 20 मार्क्स से कम, क्योंकि 19 20 से कम है, तो 20 से कम कितने लोगों के हैं, यू विल से 41 स्टूडेंट्स। बताइए बात समझ में आई है? ओके करेंगे प्लीज। जल्दी जल्दी करो भाई। ओके। फिर मैं आपसे कहता हूं लेस देन 40 कितने स्टूडेंट्स के हैं, लेस देन 40, तो आप 62 मत कह देना, 62 में 41 भी जुड़ेंगे क्योंकि ये 0 से 19 तक के थे। अगर मैं कहता हूं लेस देन 40, तो 62 प्लस 41 103 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स लेस देन 40 हैं। फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे 65 में। जब लेस देन 60 कहूंगा, लेस देन 80 कहूंगा तो 50 भी जुड़ जाएगा, लेस देन 100 कहूंगा 70 भी जुड़ जाएगा। तो ऐसे में ये पूरा जो चार्ट है कंप्लीट करेंगे हम लेस देन के हिसाब से। देखो जरा ऐसे, तो यहां पर जो मार्क्स हमें फैच करने हैं, अब ये जो हम डाटा टेबल बनाएंगे मैं लेस देन के हिसाब से बनाऊंगा। तो जो हमारा एक्स बनेगा, थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लिया जाए, डाटा के लिए जरूरत है भाई जगह की। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर जो हम टेबल बनाने जा रहे हैं, एक्स चलेगा। एक्स में आप कहेंगे लेस देन, मार्क्स लेस देन, या चलिए कैसे भी लिखें, मार्क्स लेस देन एक्स। तो ये 20, 40, 60, 80 और 100। और अब यहां पर आएगा आपका एफ एक्स। ये कैंडिडेट्स का नंबर है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कब, जिनके मार्क्स एक्स से कम आए हैं। सिक्योरिंग मार्क्स, जगह बहुत कम है इसमें, मार्क्स लेस देन एक्स, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ एक्स से। अब इधर स्पेस कम रह जाएगा मेरे पास, ये टेबल देखनी पड़ेगी, जल्दी खत्म होगी। तो ये हमारे पास है 41, ठीक है जी। 41 प्लस 62 103, 103 प्लस 65 168, और फिर आपके पास 168 और 50 218, 218 और 17 235। ये हमारे पास टोटल एंट्रीज आ जाती हैं। मैं टेबल को दोबारा बना रहा हूं, एक्स एफ एक्स लेके, यहां पे चार्ट शायद कंप्लीट ना हो पाए, तो इसको मैं एंट्रीज को दोबारा ले रहा हूं। ये एक्स और ये एफ एक्स, ठीक है जी। ये थे हमारे 20, 40, 60, 80 और 100। एफ एक्स की वैल्यूज आई थी 41,
103, 168, 218 और 235। ये चेक कर सकते हैं, मैंने निकाली वैल्यू सारी, ये सारी वैल्यूज। और अब इसके बाद इसको नीचे लगा लेता हूं। अब निकालेंगे आप डिफरेंस ऑपरेटर्स, डेल्टा। तो डेल्टा ऑफ एफ एक्स, डेल्टा ऑफ एफ एक्स करेंगे 103 माइनस 41 62, ये आएगा 65, ये आएगा 50, ये आएगा 17। इन्हीं को जोड़ जोड़ के तो आए थे ये। डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स 3 माइनस के 15 माइनस के 33। डेल्टा क्यूब ऑफ एफ एक्स -15 -3 माइनस के 18 -15 माइनस के 33 प्लस के 15 माइनस के 18, और हमारा फोर्थ डिफरेंस 0 हो जाएगा। ये हमारे पास डेल्टा 4 एफ एक्स और इसकी वैल्यू हो जाती है 0, फोर्थ डिफरेंस की। तो कह रहे हैं एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 70। तो यहां से लेस देन का मेरा केस चल जाएगा। तो यहां पर अब आप बिल्कुल बेशक आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल लगाइए, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यूजिंग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, क्या था जी? आपका फॉर्मूला था एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू सी 1 डेल्टा ऑफ एफ ए प्लस यू सी 2 डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ ए प्लस यू सी 3 डेल्टा क्यूब ऑफ एफ ए। स्टॉप, डेल्टा 4 0 हो गया है, इसका आगे नहीं लेना। तो यहां पर आपका h क्या है और a क्या है? a है 20 और h है 20, सेम, ठीक है। और x क्या है? x है आपका 70, इन्होंने कहा लेस देन 70, तो x 70 हो गया। और आपका u कितना है जी? u होगा आपका x माइनस a अपॉन h, ठीक है ना, x इक्वल टू a प्लस यू एच, तो u इक्वल टू x माइनस a अपॉन h। x की वैल्यू है आपकी 70, a की वैल्यू 20 और h की वैल्यू 20। तो 70 माइनस 20 50, 50 बटे 20 5 बटे 2 2.5। u की वैल्यू है आपकी 2.5। बताइए समझ में आ रहा है? यहां तक मैंने सारी चीजें निकाल ली हैं, अब इन्हें प्लॉट करना है। बताइए यहां तक की बात समझ में आ रही तो ओके करेंगे इसको। तो आपका आएगा ये F70। अच्छा, एक चीज और ख्याल रखनी है, क्योंकि हमारे फ्रैक्शंस आएंगे वैल्यूज में, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका आंसर 5.2 आ जाए और आप 5.2 लिख करके आ जाओ। वैसे तो ऑप्शन आपके पास मिलेगा ही नहीं। तो 5.2 का मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात, कितने कैंडिडेट्स होंगे, तो 5.2 कैंडिडेट तो नहीं हो सकते। 5.5 बच्चे कैसे होंगे? 5 होंगे या 6 होंगे। तो आपको क्या करना है, 5.2 आ गया तो 5 ले लो, 5.6 आ गया, 5.7 आ गया तो 6 ले लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एजम्पशन हमें ध्यान रखना है। और ये मैं सोचना 5.5 आ गया तो क्या करेंगे, आप किधर भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन आपको दिया नहीं जाएगा। यहां पर इस तरह की कैलकुलेशन नहीं डाली गई है कहीं भी जहां पर आप सेंट्रल वैल्यूज पर अटक जाएं। यू को क्या कहेंगे? यू भी देखिए एक्स की तरह से एक वेरिएट है, लेकिन इसका वेरिएशन एक्स पर डिपेंड कर रहा है। यू इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच है, एक्स की वैल्यू पर हमने यू को डिपेंड कराया, हमने फॉर्मूले को एक कह लीजिए फ्रेम दिया है हमने इसको। तो यू की वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। यू भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है। अब F70 हमें निकालना है, तो F70 के लिए FA, तो F20 आएगा प्लस फिर UC1 यानी कि U और U माइनस 1, सॉरी UC1 तो U ही रहेगा, UC1 विल रिमेन U प्लस और U और डेल्टा ऑफ
एफ ऑफ 20, फिर यूसी टू यानी कि यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और डेल्टा स्क्वायर एफ 20, फिर यूसी3 तो यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब ऑफ एफ 20। अब ये सारी वैल्यूज हम प्लॉट करेंगे, हमारा आंसर आएगा एफ 20 है 41 प्लस यू यानी 2.5 और डेल्टा ऑफ एफ 20 है 62 प्लस यू 2.5 माइनस 1.5 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 और डेल्टा स्क्वायर एफ 20 62 3, फिर यू माइनस 1 तो 2.5 इंटू में 1.5 इंटू में 0.5 अपॉन 6 फैक्टोरियल 3 और डेल्टा क्यूब एफ 20 इज माइनस 18। ये देख सकते हो सारी वैल्यूज मैं यहीं से लिख रहा हूं, ये रहा डेल्टा क्यूब एफ 20 डेल्टा स्क्वायर एफ 20 डेल्टा एफ 20 डेल्टा एफ 20 डेल्टा स्क्वायर एफ 20 डेल्टा क्यूब एफ 20, और इसके बाद तो लिखना ही नहीं है, यही फॉर्मूला था हमारा। ठीक है जी, ये आपको अब कैलकुलेट करना है, ये आपको F70 का मान दे देगा F70, और ये वैल्यू जो आ रही है आपकी, ये अप्रोक्सीमेटली आ रही है 5.6 के आसपास। ये तो पूरी आप निकाल लेंगे, एक्चुअली 196 के आसपास आ रही है। अगर एग्जैक्टली आए तो एग्जैक्टली, नहीं तो अप्रोक्सीमेटली 196 कर देना, जो मैंने बताया तरीका उससे। कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन करेंगे अपने कैलकुलेटर से करो, हाथ से करो, हाथ भी कैलकुलेटर है, तो इससे आप निकालेंगे, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 196। समझ में आ गया तो ओके कर देंगे। सॉल्व करने के बाद h इज इक्वल टू 20 कैसे, h है हमारा कॉमन डिफरेंस, 20 40 60 80 100 20 का अंतर चल रहा है, यही कॉमन डिफरेंस कहलाता है, तो इसलिए हम h को 20 लेते हैं। a हमारी पहली वैल्यू है, x हमारी वो वैल्यू है जिस पर हम वैल्यू को इंटरपोलेट करना चाहते हैं 70, जो हमसे कहा गया है, और h बता दिया, x बता दिया, u इससे निकलता है, u फॉर्मूले में रखना है हमें। बताइए समझ में आ गया तो ओके कर देंगे इसको। रिपीट कहां से रिपीट करवाओगे शबनम, देखो मैं तो बहुत सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं चीजों को। आपको देखो जो टेबल दी गई है, ये हमारे पास यहां पर हमें जो डाटा दिया हुआ है, हमने इसको, इन्होंने कहा मास लेस देन 70 के लिए बनाना है, तो हमने लेस देन 70 का मतलब लेस देन 20 लेस देन 40, क्योंकि 0 से 19 का डाटा है, तो हम कहेंगे लेस देन 20 के लिए कितनी वैल्यूज है, फिर कहेंगे लेस देन 40 के लिए कितनी वैल्यूज है, लेस देन 60 के लिए कितनी वैल्यूज है, लेस देन 80 के लिए कितनी वैल्यूज है, लेस देन 100 के लिए कितनी वैल्यूज है। इस तरह से हमने इनको निकाला है। तो लेस देन 70 के लिए हमें निकालना है, तो ये लेस देन 70 के लिए फिर हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमने 40 60 80 से लिखी वैल्यूज, और fx जो बनाया है ना, अब ये वैल्यूज हमने इनको जोड़ जोड़ के लिखी हैं। देखो अब लेस देन 40 कहेगा तो 62 और 41 दोनों जुड़ जाएंगे, 103 आएगा। लेस देन 60 कहोगे तो ये तीनों जुड़ जाएंगे, तो ऐसे जोड़ जोड़ के लिखे हमने। ये लेस देन के लिए था। फिर डेल्टा फैक्ट चाहिए तो माइनस करते चले जाओ, डेल्टा स्क्वायर चाहिए तो इनको माइनस करते चले जाओ, डेल्टा क्यूब चाहिए तो इनको माइनस करते चले जाओ, डेल्टा 4 इनको माइनस करते चले जाओ, 0 आ गया। तो यहां पर आपको न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लगाना है, जिसका मान ये हमने लिखा था थोड़ी देर पहले। अब इसमें a क्या है, पहली टर्म 20, h क्या है कॉमन डिफरेंस 20, x क्या है जिस वैल्यू पे इंटरपोलेट करना है 70, इन्होंने जैसे कहा है u x माइनस ए अपॉन एच होता है, यहां से निकाल सकते हो, x इक्वल टू a प्लस यू एच है, u हो गया x माइनस ए अपॉन एच, x की वैल्यू रखो, a की वैल्यू रखो, h की वैल्यू रखो, आपका u आ गया। इसमें फॉर्मूले वैल्यू रख दो, आपका आंसर आएगा। कहां दिक्कत है इसमें, मैंने बता दिया, देख लीजिए कहां से रिपीट करना था आप जो कह रहे हैं। आप रिपीट लिखें तो एकदम क्लियर लिखिए क्या चीज रिपीट करना चाह रहे हैं, कि रिपीट कहां से करना है। अब हम लोग आमने सामने तो नहीं है, तो इतना तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कहां से रिपीट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं आपको, देखिए 5 को छोड़ दीजिए, 5 में कुछ मिस्टेक है, ये काफी समय खराब कराती है, तो 5 को आप छोड़ दें।
सिक्स क्वेश्चन कह रहे फाइंड द पॉलिनोमियल विच फिट्स द डाटा इन द फॉलोइंग टेबल। आपको सीधे सीधे पॉलिनोमियल पूछ लिया है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। जरा इसको मैं वैल्यूज को चेक कर लूं एक बार। यहां पर आपको दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 और नीचे दिए 6, 24, 58, 108, 174। ठीक है, अब देखिए सब पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको टेबल ही बनानी है इसकी, जैसे भी टेबल बनाई थी हमने। यहां पर एक्स और एफ एक्स के लिए आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है पहले। क्वेश्चन नंबर 6, इसके लिए आप एक कॉलम में तो एक्स लिखोगे, दूसरे कॉलम में आ जाएगा एफ एक्स। तो ये है 3, 5, 7, 9 और 11। एफ एक्स निकालना है तो आपको देखिए 6, 24, 58, 108 और 174। हमें निकालना है डेल्टा एफ एक्स। तो 24 माइनस 6 18, 8 माइनस 4 4, 5 माइनस 2 3 और 108 माइनस 58, तो ये आ गए आपके 50। 174 तो 14 में 8 गए 6 और ये हो गए 68, 66, 66 और 874। ठीक है, ये आ गया है डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स। कैलकुलेशन आप भी ध्यान रखेंगे जरा, कैलकुलेशन मिस्टेक तो फिर मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक ही बड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी। डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स 34 माइनस 18 16, 16, 16। डेल्टा क्यूब एफ एक्स 0 0। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री तक का आएगा। यहां पर हमारे पास डेल्टा स्क्वायर ही आ पाया केवल। तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए आप एफ एक्स लिखो। वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू एच। क्या चलेगा? एफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए। ये फॉर्मूला यहीं स्टॉप। ये आपका u है, ये uc1 है, ये uc2 है, कैसे भी याद कर लो, बस डेल्टा स्क्वायर तक लेना कि इसका अगला 0 हो गया है। अब यहां पर देखो a तो है 3 और h है 2, 3 और 2 और बाकी वैल्यू दे देंगे। u कितना साहब? u है आपका x माइनस ए, x तो x ही लेना है, ध्यान देना, पॉलिनोमियल निकालना है इस बार। x माइनस ए है 3, h यानी कि 2। बस अब देखते हैं सवाल को। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू एच। तो ये तो खैर बीच में हटाई देता हूं मैं। एफ ए हो गया f3 प्लस यू यानी x माइनस 3 अपॉन 2। ध्यान देना, u की वैल्यू x माइनस 3 अपॉन 2 है। डेल्टा एफ ए है 18। ये लिख दूं, अभी डेल्टा F3 लिख देता हूं पहले। चलिए, डेल्टा F3 एक स्टेप और ले लेंगे। क्या हो गया? x माइनस 3 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये वाला डेल्टा स्क्वायर F3 इस तरह से। और F3 का मान 6, एक्स माइनस 3 अपॉन 2, डेल्टा ऑफ F3 का मान 18। ये है हमारे पास x माइनस 3 अपॉन 2, ये x माइनस 5 अपॉन 2, माइनस 2 और आएगा, और फिर 1 अपॉन 2। डेल्टा क्यूब ऑफ F3, डेल्टा स्क्वायर ऑफ F3 16। ठीक है, तो ये रह गया 6,
ये रह गया 9 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। यहां पर ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 रह गया। और यहां पर है ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x माइनस के 8x प्लस के 15, तो 2x स्क्वायर आया, माइनस के 16 और प्लस के 9 माइनस के 7, यहां से 15 दूनी 30 प्लस का माइनस 27 प्लस का 3 प्लस का 6 प्लस का 9, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। समझ में आ गया तो ओके कर देंगे इसको। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा सवाल है, सब्जेक्टिव के लिए तो बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी इसकी क्लास है, इसको छोड़ नहीं सकते सवाल को हम। क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं प्रूव करो ये फॉर्मूला, और कह रहे हैं ड्यू टू न्यूटन। न्यूटन का न्यूटन ग्रेगरी है, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। तो हमें जो प्रूव करना है उसे मैं उतार लेता हूं, फिर इस नीचे वाली शीट को छुट्टी कर देंगे। यहां पर हमें प्रूव करना है एफ एक्स f0 प्लस एक्स फॉरवर्ड डेल्टा एफ ऑफ -1। जरा चेक कर लें वैल्यूज को एक बार। x इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ -2 एंड सो ऑन फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ एफ एक्स फॉर एक्स इक्वल टू 0 -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, एक्स डेल्टा ऑफ एफ ऑफ -1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ -2 और इतना एंड सो ऑन है पूरा, और गिवन वैल्यूज ऑफ एफ एक्स यहीं तक निकाला है, प्लस एंड सो ऑन। ये प्लस एंड सो ऑन है, यहां पर जितनी वैल्यूज आ जाए तो 0 -1 -2 वैल्यू निकाल रहे हैं। इसमें यहां पर जो वैल्यूज आ रही है ना अंदर वेरिएट की, ये नेगेटिव में चली गई हैं। और पहला आप देखो 0 फिर -1 -2, ये वैल्यू चेंज हो रही है, जबकि हमारा जो फॉरवर्ड फॉर्मुला होता है उसमें सेम रहती है। f3 आता है, डेल्टा f3 आता है, डेल्टा स्क्वायर f3 आता है। यहां पर वैल्यूज चेंज हो रही है, तो उतना सिस्टमैटिक नहीं है। फिर दूसरे यहां पर x प्लस 1 आ गया है, तो आपको ध्यान हो वो u प्लस 1 आया था, वो बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मुले में था। तो वो बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मुला कहीं ना कहीं यहां पर हमारे लिए अटकेगा, तो बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मुले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास एक ट्रिक और है छोटी सी, उसका मैं यहां पर इस्तेमाल करने जा रहा हूं, जिसका इस्तेमाल मैंने थर्ड क्वेश्चन में भी थोड़ा किया था। देखिए, इसको लाने के लिए सबसे पहले जो आपका एफ एक्स है, एक तो इंटरवल डिफरेंसिंग h1 मान के चलो, h इज इक्वल टू 1 है हमारे पास। और अब आप लेके चले एफ एक्स, हमें एफ एक्स तो चाहिए, एफ एक्स आप लेके चलिए e टू द पावर x f0, e टू द पावर x f0 और e टू द पावर x f0, और ये हम ले लेंगे e को आप कहते हैं 1 माइनस डेल्टा। देखो इसको थोड़ा सा मुझे अलग से दिखाना पड़ेगा आपको। e जो है ये होता है 1 माइनस बैकवर्ड डेल्टा, और अगर आपने इसमें ई इनवर्स होता है, ई इनवर्स होता है 1 माइनस बैकवर्ड डेल्टा। ई इनवर्स 1 बैकवर्ड डेल्टा है, तो अगर यहां से हमने इनवर्स को उधर लिया तो ई हो जाएगा हमारा 1 माइनस डेल्टा का इनवर्स। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 1 माइनस बैकवर्ड डेल्टा का इनवर्स। बैकवर्ड डेल्टा का यूज के बिना तो आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर जैसे एक्स प्लस 1 वगैरह आ गए हैं। तो ये ई जो है हमारा अब ये हो जाएगा 1 माइनस बैकवर्ड डेल्टा की पावर माइनस एक्स f0 विद दिस रीजन। इस तरह से इसको मैं अलग से कर देता हूं, ये मैंने यूज किया है। बताइए स्टेप समझ में आ रहा तो ओके करेंगे इसको। मैंने ई की जगह पर 1 माइनस डेल्टा इनवर्स लिखा है, ठीक है जी। और अब इसको आप बायनॉमियल थ्योरम से इसको ओपन करो, तो ये माइनस माइनस प्लस तो सब में बनेगा ही बनेगा। 1 प्लस एक्स और डेल्टा, फिर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 एंड 2 फैक्टोरियल 2 लिख लो, और ये आपका डेल्टा स्क्वायर। फिर उसके बाद में 3 के लिए करोगे तो एक्स प्लस 1
पूछा नहीं है, लेकिन चलो एक बार लिख देता हूं, फिर नहीं लिखूंगा इसे। फैक्टोरियल 3 1 2 3 और डेल्टा क्यूब प्लस एंड सो ऑन, और इन सब के बाहर है आपका F0 लेके चले हैं। अब ये F0 सब पर ऑपरेट हो जाएगा। यानी ये होगा F0 प्लस एक्स डेल F0 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर F0 प्लस एंड सो ऑन। इन्होंने भी यहां तक लिखा, तो मेरे को भी यहां से आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये fx चल रहा है हमारा। अब आ जाओ जरा इसमें, अभी ये फॉरवर्ड डिफरेंस हमें लाने होंगे बैकवर्ड डिफरेंस से। अब यहां पर पूरा कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस चल रहा है। नाउ वी हैव, अब यहां पर जो मैं काम करने जा रहा हूं ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इसमें से सवाल खींच सकता है। आपको एक्चुअली में चाहिए डेल्टा आर F0, डेल्टा आर की जगह 1 2 3 लिखते जाएंगे, इसकी वैल्यू आती जाएगी। डेल्टा आर F0, डेल्टा अभी लिखा था हमने, एक्चुअली इनवर्स लिखा था हमने 1 माइनस डेल्टा, तो 1 माइनस डेल्टा ही आ जाएगा। तो 1 माइनस ई इनवर्स पावर आर F0। रीजन इज वेरी सिंपल, ई इनवर्स अभी तो लिखा था 1 माइनस बैकवर्ड डेल्टा, तो ये हमारे पास 1 माइनस ई इनवर्स और पावर आर कर दिया। और इसको जो है आप ई इनवर्स को लिखो 1 अपॉन ई, 1 माइनस 1 अपॉन ई होल टू द पावर आर और F0। इसको कर लो अब आप ई माइनस 1 अपॉन ई पावर आर और F0, और ये ई इनवर्स बन जाएगा ई माइनस 1। हमें फॉरवर्ड डेल्टा चाहिए था, ध्यान देना कितनी चालाकी से आया, देखो आप ई टू द पावर माइनस आर हो गया और F0 हो गया। और मजे की बात, ये तो हो गया डेल्टा, ई माइनस 1 डेल्टा होता है, डेल्टा हो गया, और ये बन गया एफ ऑफ 0 माइनस आर, तो माइनस आर चेक कर सकते हैं, ई टू द पावर माइनस आर F0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस आर, एंड ई माइनस 1 इज डेल्टा। ये दोनों मैंने चेंज करके लिख दिए हैं। बताइए यहां तो बात समझ में आ रही, तो ओके कर देंगे। अब कुछ भी नहीं है, दोनों चीजें आराम से आ जाएंगी हमारी। जल्दी से ओके कर दो भाई। हाँ जी, तो अब आपको चाहिए ये वैल्यू डेल्टा F0। डेल्टा F0 आर की वैल्यू 1 हो गई, तो डेल्टा ऑफ एफ ऑफ माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर F0 किसी भी ऑर्डर का चाहिए आप यहां से निकाल सकते हैं। डेल्टा स्क्वायर F0 चाहिए हमें, तो डेल्टा स्क्वायर और एफ ऑफ माइनस 2, आर की 2 आ गया ना, एटसेट्रा आगे भी से आते सकते हैं। तो देयरफॉर fx ये बन गया आपका F0 तो F0 लेना है। फिर उसके बाद में आपके पास है x और फॉरवर्ड डिफरेंस आ रहा है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस को इसको हटाएंगे, इसको लगाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया हो तो उसको फटाफट ओके कर दो। मैं जरा 1 मिनट, हाँ जी आ जाइए वापस। ये आपका अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन द डेसिनियल सेंसस, डेसिनियल यानी 10 साल में एक बार होने वाला, डेसिनियल सेंसस वाज एज गिवन बिलो, एस्टिमेट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1895। तो इसमें सीधा सीधा काम आपका वैसा ही है जैसा पीछे हम कर रहे थे। यहां पर आप टेबल बनाएंगे, ये आपका हो गया x,
ठीक है जी, ये हो गया एफ एक्स, ये पूरा एक्स एफ एक्स, और एच कितना हो जाएगा, यहां पर आप देखिए जो आपका एक्स है 1895, तो एक्स तो हो गया 1895, ठीक, और आपका जो एच है एच 10 आ रहा है, ए आ रहा है 1891, और ये सब एफ की वैल्यू चली रही है। तो यहां से डिफरेंस टेबल बनाएंगे आप पूरी, और यहां से जो यू आएगा एक्स माइनस ए अपॉन एच, तो एक्स 1895 माइनस 1891 यानी कि 4 अपॉन 10 यानी कि 0.4 ये आ जाएगा। बताइए, कर लेंगे सवाल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल लगानी है, सवाल हो जाएगा ये। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल लगानी है, सवाल हो जाएगा ये। वेरी गुड। इसके बाद देखिए गामा फंक्शन, गामा एक्स इज टेबुलेटेड फॉर द गिवन वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग टेबल। यहां पर दे रखी है, कह रहे हैं गामा 1.1673, तो ये तो आपका एक्स हो गया 1.1673, ए हो गया आपका 1.15, ठीक है, और आपका एच इसमें से माइनस करो 0.01, एच हो गया 0.01, तो यू की वैल्यू एक्स माइनस ए अपॉन एच चलनी है, टेबल बनाएंगे एक्स माइनस ए अपॉन एच करेंगे, तो इसमें से माइनस कर दो और जो वैल्यू आए एच से 0.01 से डिवाइड कर दो, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यू की वैल्यू आ रही है 1.73, आप कैलकुलेट कर लेना, चेक कर लेना 1.73, ये नीचे क्योंकि 0.01 आएगा तो बढ़ जाएगी वैल्यू। बताइए, कर लेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को ओके कर दीजिए। अच्छा, इसमें देखिए x इक्वल टू 8 के लिए कह रहे हैं, तो यहां पर a 0 है, ठीक है, a 0, h की वैल्यू 5, x की वैल्यू 8 के ही रखा है इन्होंने, u की वैल्यू x माइनस ए अपॉन एच, x माइनस ए तो 8/5, ये u को लेकर चल देना, ये भी हो जाएगा इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में जो है डाटा दे रखा है हमें, ये थोड़ा सा डिफरेंट हमें काम करना है इसमें। क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 492 कैंडिडेट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन। मार्क्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 0 to 40 मार्क्स दे रखे हैं 210 के, 40 to 45 43 के, 45 to 50 54 के, एंड सो ऑन। अब यहां पर एक इन्होंने गड़बड़ मार रखी है। गड़बड़ क्या मार रखी है, 0 से 40 मार्क्स वाले लिए इसमें। अब मान लो किसी स्टूडेंट के 40 नंबर हैं, तो उसको मैं यहां रखूंगा या यहां रखूंगा, गड़बड़ हो गई ना। किसी स्टूडेंट के 45 नंबर है, उसको यहां रखेंगे या यहां रखेंगे, किसी एक का जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम यहां क्या करने वाले हैं कि 40 जैसे चाहिए हमें, हम कहेंगे 40 से कम कितने बच्चों के नंबर है, हम कहेंगे जी 210 बच्चों के नंबर है, 210 बच्चों के नंबर 40 से कम है। 45 से कम कितने बच्चों के हैं, तो 210 प्लस 43 कर देंगे, 253, 253 बच्चों के 45 से कम है, लेस देन का केस लेकर के आएंगे। तो यहां पर आप लीजिए, इसमें मार्क्स है, तो जो आप एक्स बनाएंगे तो मार्क्स लेस देन एक्स, ऐसे लेके चले, मार्क्स लेस देन एक्स। तो 0 से 40 का जब आपका टेबल है तो ये आप कह देंगे लेस देन 40, लेस देन 45, लेस देन 50, लेस देन 55, लेस देन 60, लेस देन 65, इस तरह से आप इसको बना लेंगे। तो जो मार्क्स आपके आएंगे वो फिर मार्क्स लेस देन एक्स ले रहे हैं, ये तो ये हुए। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अब क्यूमुलेटिव आ जाएंगे, जो एफ एक्स आपके पास आएगा, एफ एक्स 210 आएगा, 210 और 43 253 आ जाएगा, 253 और 54 307 आ जाएगा, 307 और 55 307 और 74, सॉरी 307 और 74 381 हो जाएगा, 381 और 32 413 हो जाएगा, 413 और 79 ये हो जाएगा 492। तो टोटल देखो स्टूडेंट्स भी उन्होंने 492 ही कहा था,
492 कैंडिडेट्स। तो ये आपका एक्स बनेगा, ये एफ एक्स बनेगा। बताइए बात समझ में आ रही है आपको? अब इसमें जो बात है कि भाई एक नंबर 65 वाला नंबर वो छूट जाएगा, तो उसकी हम परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लेस देन 65 लेना है। तो किसी स्टूडेंट के अगर एग्जैक्टली 65 है तो वो कैंडिडेट यहां से छूट जाएगा, तो उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। या तो आप 0 छोड़ के बैठोगे या 65 छोड़ के बैठोगे। तो यहां पर हमने 65 का बलिदान किया है। ये 65 नंबर जो है किसी के नहीं है, बाकी यहां 65 से लेस का डाटा ये पूरा बनाया गया। बताइए बात समझ में आ रही है? सभी को ओके कर देंगे? अब आप देखो, हम यहां पर जो निकालना चाहते हैं इसकी टेबल तो आप बना लोगे, टेबल में कोई दिक्कत नहीं है। टेबल देखो, टेबल में आपकी यहीं बनवा देता हूं इसकी। क्वेश्चन नंबर 11। तो मैं केवल एक्स और एफ एक्स लिख रहा हूं यहां पर, एक्स एफ एक्स। एक्स है हमारा 40, 45, 50, 55, 60 और 65। यहां पर जो वैल्यूज आ रही हैं 210, 253, 307, 381, फिर 413, फिर 492। यहां पर अब आएगा डेल्टा एफ एक्स। डेल्टा एफ एक्स से माइनस कर करके आएगा, तो 253 में से 210 माइनस करोगे तो 43। अब ये वैल्यूज रिपीट कर दो सारी, 54, 74 और आपका 32 और 79। ठीक है, अब निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स। डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स करोगे तो इसमें से माइनस करा, 54 माइनस 43 11, 74 माइनस 54 20, 32 माइनस 74 तो माइनस के 2 और 42, फिर ये आपका 79 और माइनस के 32। ये हमारा सही है 72, ठीक। ये आपका आ जाएगा 47। एक नेगेटिव वैल्यू आई है इसमें, कोई बात नहीं। डेल्टा क्यूब ऑफ एफ एक्स, डेल्टा क्यूब ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। इसमें से माइनस करा 9, इसमें से इसे माइनस करा तो माइनस के 42 माइनस के 20 माइनस के 62, 42 माइनस ऑफ माइनस 42 तो ये आपका 87, 87 89 सॉरी 89 ये हमारे पास आया। और डेल्टा 4, डेल्टा 4 के बाद डेल्टा 5 भी आएगा अभी, तो माइनस 62 और माइनस के 9 माइनस के 71 और ये आ गया 89 माइनस के तो 9 और 2 11 का 1 1 और 8 9 6 15 151। और डेल्टा 5 एफ एक्स यहां लिख देता हूं मैं, डेल्टा 5 एफ एक्स। डेल्टा 5 इसमें से माइनस करके आएगा तो 1 और 1 2 हो गए और 15 7 22, 1 और 1 2 222। तो ये आपका डेल्टा 5 एफ एक्स आ गया है। तो आप समझ लेंगे भाई यहां पर डेल्टा 5 की जगह नहीं है तो यहां लिख दिया मैंने। तो ये हमारी टेबल आई, ठीक है जी। तो अब आपको इसमें जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए आपको क्या क्या निकालना है, जरा ये देखें, इस पे आ जाओ। ए पार्ट, पहले तो इसमें लिख दो भाई ए क्या है, एच क्या है। यहां पर जो आपका ए है वो है 40, ठीक है, एच है 5 और आपका यू बनेगा x माइनस ए अपॉन एच। जो आप एक्स सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से यू आ जाएगा। अब आप देखो आपको ए पार्ट में करना क्या है। हु सिक्योर्ड, number of candidates who secured marks more than 48 but not more than 50 marks. The number of candidates, the number of candidates who secured more than 48, यही पॉइंट समझने वाला है, सारे समझने वाला है वैसे तो। मोर देन 48 बट नॉट मोर देन 50 मार्क्स। रैंकिंग खत्म।
तो कह रहे नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनके 48 से ज्यादा आए हो, 50 से कम ना आए हो, तो कौन कौन कितने नंबर लेके आएंगे स्टूडेंट? 49 और 50। ऐसे कैंडिडेट संख्या जिनके 48 से ज्यादा आए हो, सिक्योर्ड मोर देन 48, लेकिन 50 से कम ना आए हो, तो 50 तो आए हो ना, तो 49 या 50 नंबर जो लेके आए हैं स्टूडेंट्स, उनकी बात कर रहा है। तो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड या गॉट 49 और 50 मार्क्स, जिनके 49 या 50 मार्क्स इसके आए हो, जिनके 49 50 मार्क्स आए हो। अब इसको अपने डाटा में कैसे डालेंगे, क्योंकि हमारा तो लेसन का चल रहा है, लेसन 40, लेसन 45, लेसन 50 एंड सो ऑन। तो यहां पर हम इसे कर देंगे f ऑफ 51 माइनस f ऑफ 49। क्यों? क्योंकि 49 से कम वाले हटा देंगे इसमें से आप, और 51 से कम वाले लेंगे, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गॉट लेस देन 51 मार्क्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who secured, who got less than 51 marks minus number of candidates who got greater than less than 49 marks। यानी हमें 48 वाला नहीं चाहिए ना, तो 48 वाला छोड़ देंगे, तो 49 से कम वाले यानी 48, 47, 46 जिनके भी नंबर आए हैं उनको छोड़ देंगे। 51 से कम वाले लेने हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गॉट लेस देन 51, तो 50, 49, 48 सारे आ गए उसमें। इस वाले में आपके 50 जिनके नंबर आए वो भी आ गए, 49 आए वो भी आ गए, 48 आए वो भी आ गए, 47 आए वो भी आ गए, 0 तक के सारे आ गए। इसमें से ये वाले घटाने पड़ेंगे कि जिनके 48, 47, 46 आए उनको हटा दो। तो हमें एक्चुअली एफ ऑफ 51 और एफ ऑफ 49 निकाल कर डिफरेंस लेना है। बताओ ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही तो ओके करो जल्दी से सभी लोग। वेरी गुड, मैं तो डर रहा था, दोबारा बताना पड़ेगा। तो एफ ऑफ 51 माइनस एफ ऑफ 49, तो ये हमें निकालना है। तो एक बार आप जैसे कैसे एफ ऑफ 51 कैसे निकालेंगे, अब इस डाटा की जरूरत नहीं है मेरे को, इस पे आ सकते हैं। एफ ऑफ 51, एफ ऑफ 51 अगर आपको निकालना है तो यहां पर x हो गया 51, ठीक है, तो u हो गया 51 माइनस 40 अपॉन h है आपका 5, ये हो गया 9 अपॉन 5, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा दोगे F51 के लिए। एफ ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है हमारा एफ ऑफ ए प्लस यू एच, ये आपको चल जाएगा ना। अब कहां तक गए हैं? डेल्टा 5 तक गया है कमबख्त, इतना लंबा काम है इसके अंदर, बहुत कैलकुलेशन ज्यादा है, यू हैव टू वेरी प्रिकॉशियस। यहां पर जो आपका फॉर्मूला चलेगा ये आपका आएगा एफ ए प्लस यू सी 1 डेल्टा एफ ए प्लस यू सी 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू सी 3 डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस यू सी 4 डेल्टा 4 एफ ए यू सी 5 डेल्टा 5 एफ ए। आप बेशक सवाल को पूरा सॉल्व मत करना, लेकिन समझ लो करना क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है वो इनमें से बन जा रहा है कोई भी क्वेश्चन। तो ये आपके पास एफ एक्स वाला फॉर्मूला हो गया, तो इसमें पुट कर दोगे एक्स का मान 51, ठीक है, F51 के लिए, फॉर F51 के लिए x को 51 पुट करोगे, u को पुट कर दोगे 9 अपॉन 5, और तो कुछ बचा नहीं, बाकी डेल्टा की वैल्यू तो यहीं से आएंगी सारी की सारी, ठीक है, ये आ जाएगा। बताओ ये कर लोगे F51 आ जाएगा इसमें फॉर्मूला रख करके। ए को क्या रखोगे? ए है आपका 40, जल्दी से ओके कर दो भैया। बहुत धीरे धीरे सब लोग सोच सोच के लिखते हैं, लिखें ना लिखें, लिखें ना लिखें। चलो जी, ये F51 आ गया, F51 आ गया। इसके बाद में आपको मैंने बताया चाहिए F49, फॉर F49। F49 कैसे निकालोगे? अब आपका x जो है 49 है, ठीक है, x 49
u नया बनेगा। अब कैसे बनेगा? 49 माइनस 40 अपॉन 5। 49 माइनस 40। अरे ये मैंने गलती कर दी क्या? 51 माइनस 40 किया था। ये आपका 11 अपॉन 5 आना था। कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। 11 अपॉन 5, ये आया 9 अपॉन 5। मैं दोनों देख के चौंक गया, दोनों सेम क्यों आ रहे हैं। ये 9 अपॉन 5 और आपका ए आ गया 40 जैसे पहले था। और अब इसको भी आप इसी फॉर्मूले में रख दोगे सेम, तो यह 49 आ जाएगा। अच्छा, ये डेसिमल्स में आ रही है वैल्यूज, डेसिमल्स में आ रही है तो कोई बात नहीं। अगर ये 0.5 तक आ रहा है तो आप पीछे की वैल्यू लो, और 0.5 से ज्यादा आ रहा है तो आगे की वैल्यू लो। अगर मान लो आपके पास वैल्यू आती है 221.4, तो आप इसको कर देना अप्रोक्सीमेटली इट इज 221। लेकिन अगर आती है 221.8, देन इट इज अप्रोक्सीमेटली 222। इन बातों का ध्यान रखते हुए चलना, क्योंकि लड़कों की संख्या है, कोई काट पीट के आधे पौने कर दो। तो ये हो गया जी ये वाला पार्ट, ए वाला पार्ट। जरा बी वाला देखें। बी वाले में क्या कह रहे हैं? लेस देन 48 बट नॉट लेस देन 45। ये बड़ा सिंपल है। इसमें तो आपको ये निकालना है एफ ऑफ 48 में से एफ ऑफ 45 सीधे सीधे माइनस कर देना है, क्योंकि ये है ही लेस देन के लिए, लेस देन 48 बट नॉट लेस देन 45। तो आपको एफ ऑफ 48 निकालना है, एफ ऑफ 48 निकालना है और एफ ऑफ 45 निकालना है, और फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। बताइए, कर लेंगे इस काम को? एफ ऑफ 48 के लिए पूरा काम दोबारा एफ ऑफ 48 के लिए करेंगे तो एक्स तो हो गया 48, यू हो गया 48 माइनस 40 अपॉन 5। ए तो भाई बदलेगा नहीं, 40 का 40 रहेगा, और आपका यू हो गया। और एफ ऑफ 45 के लिए, एफ ऑफ 45 के लिए ज्यादा कहां जाओगे? एफ 45 तो यहां रखा हुआ है, कहां गया? ये रहा एफ 45, ये रहा 253। एफ 45 इज इक्वल टू 253। इसमें कुछ नहीं करना, ये आ जाएगा। बताओ जी, बात समझ में आ गई तो ओके कर देंगे इसको। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ता हूं, कैलकुलेशन इतनी लंबी करवाने के लिए सवाल नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें आपकी मर्जी। यहां पर पूरी कैलकुलेशन करिए, 5 तक जानी है, 5वीं टेबल तक जा रही है वैल्यू, तो इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं आएंगी। लेकिन आप फॉर्मेट समझ लो जो मैंने बताया कि लेस देन ग्रेटर देन किस तरह से लिखे गए हैं, किसके ज्यादा किसके कम। तो ये हुआ जी आपका सवाल नंबर 11। अब आ जाइए सवाल नंबर 12 पर। कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ईयरली प्रीमियम्स फॉर पॉलिसीज मैच्योरिंग एट क्विंक्वेंशियल, क्विंक्वेंशियल यानी 5-5 साल के अंतर पर, जैसे कह रहे हैं इंटरपोलेट द प्रीमियम पॉलिसीज मैच्योरिंग एट द एज ऑफ 12 ईयर्स। ठीक है, 10, 15, 20 दिए हुए हैं। ये आपका एक्स हो गया, तो एक्स तो आप ले लेंगे 12, ठीक है। ए हो गया 10, और आपका जो टेबल बनाने के बाद यू चाहिएगा तो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो फॉर्मूला रट गया होगा सारा आपको। तो ये आपका 2 अपॉन एच की वैल्यू कितनी है जी? एच की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 5। तो एक्स माइनस ए तो 2/5, 12 माइनस 10/5, तो 2/5 यू की वैल्यू आ जाती है। टेबल रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं एस्टिमेटिंग द सेल फॉर यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। कहां के लिए एस्टिमेट द सेल? ये तो बताया नहीं कहां के लिए। फॉर 1966, ये मिसप्रिंट है देखो इसमें, फॉर 1966 यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। ये भी आपका बिल्कुल सवाल ऐसे ही होना है। इसमें अब क्या बताऊं मैं, सेम। 14th में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो आपका एक्स है, एक्स है आपका 0.243 ए पार्ट के लिए, ए पार्ट के लिए एक्स 0.243, और आपका ए है 0.1, एच भी 0.1। बस यहां से यू निकाल लेना, एक्स माइनस ए अपॉन एच करके, और आपका काम चल जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसके लिए अलग है, 0.411 है, तो फिर यहां पर एक्स को 0.411 लेना, ए को तो 0.1, एच को 0.1 लेंगे, ये निकाल देंगे।
अच्छा, ये जो इन्होंने दिया है गिवन log x फॉर x इक्वल टू 310 एंड सो ऑन, ये इसके लिए उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथमिक टेबल। अब हमारे पास लॉग टेबल नहीं है, अगर लॉग टेबल इश्यू होंगी तो पहले इनकी वैल्यूज आएंगी, फिर इसी तरह सवाल कर देंगे। नो लॉग टेबल, लीव द क्वेश्चन। लॉग टेबल देगा तो वैल्यू निकाली जा सकती है, और लॉग टेबल देते नहीं है, वैल्यू दे देते हैं ये लोग, तो बस फिर निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू को। तो यहां पर ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है मेरी तरफ से। आज इसे खत्म करिए, कल मैं अगला चैप्टर और कराकर खत्म दूंगा। और जरा आज व्हाट्सएप पे अलर्ट पे रहना, हो सकता है मैं आपका एक चैप्टर में कंप्यूटर्स वाला आज शुरू कर दूं, तो व्हाट्सएप पे अलर्ट पे रहिएगा। दोपहर को मैं टाइम दे सकता हूं आपको क्लास के लिए। हाँ जी ललित, क्या कह रहे हैं सर? एक बार क्वेश्चन 4 में बता दीजिए आपने टेबल में एक्स वैल्यूज कैसे ली हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो 0 to 19 है, तो लेस देन 20 करो, लेस देन 40 करो, लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80, लेस देन 100। सर आ गया। और फिर ये क्यूमुलेटिव लेते जाएंगे। भाई 20 से कम वाले स्टूडेंट हैं तो 20 से कम वाले 41 स्टूडेंट हैं, 41 से कम वाले स्टूडेंट लोगे तो 62 41 दोनों आ गए ना। 40 से कम जिन बच्चों के नंबर हैं तो 19 वाले भी आ गए, 19 तक के भी आ गए और 39 तक के भी आ गए, तो ये दोनों जुड़ेंगे। फिर आप कहें लेस देन 60 कितने स्टूडेंट है, तो ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, सारे जोड़ो, तो ये आपका एफएक्स बन जाएगा। फिर बताइए, ठीक है? ओके तो कर दीजिए ओके। ओके ओके, गुड डे एवरीवन। व्हाट्सएप पे जरा अलर्ट पे रहना आप लोग, अब रोजाना व्हाट्सएप पे अलर्ट पे रहिए।